नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पेपर में स्वागत है। अब तक हमने इस पेपर में पढ़ा, इस पेपर की जो पहली यूनिट थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। आखिरी हमने टॉपिक किया था इन्फ्लेशन, और अब हम इस यूनिट का आखिरी टॉपिक कर रहे हैं डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, मुद्रा विस्तार, और डिफ्लेशन है मुद्रा संकुचन, जो उसका एकदम उल्टा है। तो इन्फ्लेशन में क्या पढ़ा था? जब मुद्रा का प्रसार हो जाता है, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जब मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जबकि ये उसका एकदम उल्टा है, डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन की स्थिति मुद्रा प्रसार की उल्टी होती है। इसमें प्रभावी मांग कम हो जाने से मुद्रा स्तर गिरता है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ेगी और मुद्रा की मांग कम होगी। ये देखो, मुद्रा की मांग कम हो जाने से मुद्रा स्तर गिरता है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, जबकि उसमें एकदम उल्टा था। किसी देश में मुद्रा व साख का संकुचन किया जाता है, परंतु उत्पादन की मात्रा में कोई कमी नहीं होती। इसके कारण देश का मूल्य स्तर गिर जाता है और द्रव्य की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। प्रोफेसर पीगू ने इसकी परिभाषा दी है, मुद्रा संकुचन कीमतों के गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। उसे कहते हैं हम मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन के लक्षण, ये मात्रात्मक, ये बार बार टाइपिंग की वजह से गलती हो जाती है, इसको थोड़ा सा सही कर लें। तो मुद्रा संकुचन के लक्षण हैं, जब मौद्रिक आय घटती है परंतु उत्पादन की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। ये जो अपन ने इन्फ्लेशन में 4 लक्षण पढ़े थे, 5 लक्षण, ये उसके एकदम उल्टे हैं। जब दोनों ही कम हो जाते हैं परंतु मौद्रिक आय की तुलना में मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है परंतु मौद्रिक आय स्थिर रहती है। जब दोनों बढ़ते हैं परंतु उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है, और यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और मौद्रिक आय घटती है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं मुद्रा संकुचन के। मुद्रा संकुचन के कारण क्या है? मुद्रा संकुचन के कारण है मुद्रा की मात्रा में कमी होना, साख प्रचलन में कमी होना, राजकोषीय नीतियाँ और चलन वेग में कमी। राजकोषीय नीतियाँ क्या होगी? राजकोषीय नीतियाँ वो होती है जो मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा को समेटने में विश्वास रखती है। अगर सरकार खर्चा नहीं कर रही है तो मुद्रा संकुचन होगा। अगर सरकार ब्याज ज़्यादा ले रही है तो मुद्रा संकुचन होगा। अगर सरकार क्या कहते हैं उसको, निवेश कम कर रही है तो भी मुद्रा संकुचन होगा। और आखिरी, अगर सरकार कर अधिक लगा रही है तो भी मुद्रा संकुचन होगा, क्योंकि ये सारे वो तरीके हैं जिससे सरकार अर्थव्यवस्था से पैसा खींच लेती है, पैसा सोख लेती है, यानी मुद्रा का संकुचन हो जाता है। परंतु इससे उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। साख का तो है ही, अगर साख में कमी आ गई, मुद्रा की मात्रा में कमी आ गई या चलन वेग में कमी आ गई, तो ये सारे वो तरीके हैं जिनसे मुद्रा या तो कम हो जाती है या मुद्रा का सर्कुलेशन कम हो जाता है। फिर है मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुलन के प्रभाव। इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं, दोनों को साथ में बताया। सबसे पहले तो इन्वेस्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मुद्रा प्रसार होगा तो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज़्यादा होगा, और मुद्रा संकुचन होगा तो निवेश कम होगा। उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर के लिए अगर मुद्रा प्रसार होगा, कीमतें बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या देखेगा, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, कीमतें बढ़ रही है तो मैं ज़्यादा बेचूंगा। जबकि मुद्रा संकुचन की स्थिति में उत्पादन बढ़ता होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। कृषक वर्ग को उत्पादन में अगर मुद्रा प्रसार हो रहा है तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसके किसान की जो वस्तु है वो उतनी लागत में नहीं बिक पाएगी जितना उसको प्रभाव चाहिए। जबकि मुद्रा संकुचन में उसको उसकी फसल का अच्छा पैसा मिलेगा। मजदूर व निश्चित आय वाला वर्ग, इनके लिए मुद्रा
संकुचन की स्थिति ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, और मुद्रा प्रसार अच्छा नहीं है क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, तो उनकी आय जो है ज़्यादातर खर्चे में निकल जाती है, बचत नहीं हो पाएगी। उपभोक्ता वर्ग, कंज्यूमर के लिए भी मुद्रा संकुचन की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, जबकि मुद्रा प्रसार इतनी अच्छी नहीं है। ऋणी और ऋणदाता के लिए, ऋणी यानी जो लोन लेना चाहता है उसके लिए मुद्रा प्रसार ठीक है, जबकि ऋण देने वाले के लिए मुद्रा संकुचन अच्छा है। सरकार व करदाता, इनके लिए भी मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन का अलग अलग प्रभाव है। धन के वितरण पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो मैं आपको PDF फाइल के रूप में नोट्स भेजूंगा, जिसको आप पढ़ के और डिटेल में समझ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। फिर है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्या उपाय किए जाएं? सबसे पहले तो डिफ्लेशन के हैं, इसके दो ही मौद्रिक या राजकोषीय उपाय हो सकते हैं। अगर डिफ्लेशन हो रहा है, मुद्रा संकुचन हो रहा है, तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के द्वारा हम मुद्रा की पूर्ति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुद्रा संकुचन का मतलब ही क्या हुआ कि मुद्रा कम हो गई, तब वो संकुचन की स्थिति पैदा हुई है। तो उस केस में मॉनेटरी यानी मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़ाया जाएगा और मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई, जिससे मुद्रा संकुचन ना हो। अगले जो ये पॉइंट है, ये हैं मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। अधिक मात्रा में ऋण देना, ये सारे वो कारण हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। अधिक मात्रा में ऋण देना, घाटे के बजट की नीति का परित्याग करना, मूल्य नियंत्रण राशनिंग करना, बचतों को प्रोत्साहन देना, उत्पादन को बढ़ाना, आयातों में वृद्धि करना और विनियोग प्रतिरूप में परिवर्तन करना, ये सभी ऐसे पॉइंट हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की मांग को देखते हुए बदली जाती है। तो इसी के साथ आज हमने ये टॉपिक किया डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन। इसी के साथ में इस पेपर की ये पहली यूनिट पूरी हो गई है, और ढंग से इसको पढ़ें, बुक से में इसकी रीडिंग लगाएं, समझने की कोशिश करें, और अगर कुछ समझ ना आए तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।